सो वेलकम यू अगेन। हम आर्टिकल 29 और 30 इसको करने वाले थे। यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, आप जल्दी से आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 29 में क्या है, ये दोनों एक तरह से कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के लिए है। तो इसकी हेडिंग आपको बनानी है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें जितना टाइम लग रहा है ना, यही है मीन्स आपकी 50% पॉलिटी। 50% पॉलिटी आपकी आर्टिकल 51A तक पूरी हो जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो यहाँ तक आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। बाकी तो फिर वो थोड़ा बहुत रटाफिकेशन, थोड़ा एक बाकी सब तो क्या है, वो सब भाई इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, आप डेली न्यूज़ में सुनते हो, वो सब वहाँ से हो जाता है। तो आर्टिकल 29 में क्या है, इसको एग्जैक्ट आप ऐसे ही याद रखना कि आर्टिकल 29 होल्ड्स दैट every section of Indian citizen residing in territory of India वो कंजर्व कर सकता है। क्या कंजर्व इट्स कल्चरल एंड लैंग्वेज, कल्चर और लैंग्वेज। तो एक तरह से कल्चर, इसको कल्चर कर लेना, ठीक है। तो कल्चर और लैंग्वेज, तो अब क्या है ना, आपसे पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द डिफाइंड है। तो माइनॉरिटी, ये है माइनॉरिटी की डेफिनेशन है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो पूछता है कि माइनॉरिटी शब्द प्रॉपरली डिफाइंड है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द और कहीं भी नहीं है, बस ये है कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो वाली माइनॉरिटी है ही नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक और भाषा के आधार पे। अब असल में क्या हुआ ना, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के बारे में बताता हूँ थोड़ा। उस टाइम पे क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर और JB कृपलानी और बहुत सारे लोग इस बात पे सहमत थे कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे सेक्युलर शब्द तो नहीं था। सेक्युलर तो जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने बोला कि सेक्युलर वर्ड होना चाहिए हमारे प्रेम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हम एक सेक्युलर राष्ट्र हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि देखिए सेक्युलर का मतलब क्या है, कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, और हम ऐसे नहीं है कि किसी भी धर्म को, किसी भी चीज़ को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मीन्स राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे इंडिया का कोई धर्म नहीं है। दूसरी तरफ आप आर्टिकल 29 और 30 लिख रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें माइनॉरिटी बोल रहे हो। तो माइनॉरिटी आप किस बेस पे बोलोगे भाई, धर्म के आधार पे। मीन्स आपने बोला कि हिंदू ज़्यादा है देश में, तो बाकी सब माइनॉरिटी होगी भाई, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्ध, ये सब माइनॉरिटी हुई, ये सब माइनॉरिटी है। तो अगर हम सेक्युलर हैं तो सेक्युलर ओबियसली धर्म के बेस पे ही होंगे। तो हमारे लिए एक तरह से किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है, तो हम फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है। समझे आप बात? दूसरे एग्जांपल से आप समझो। एक तरीके से ये बात आई निकल के कि देखिए हम अगर सेक्युलर हैं तो हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है, तो मीन्स हमें धर्म का अता पता ही नहीं है, हमने वो किताब पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। हमने वो किताब पढ़ी नहीं है जिसमें ये सब धर्म वर्म सब होता है। सेक्युलर का मतलब ये हुआ। अब दूसरी तरफ हम राइट्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स में, उसमें बोल रहे हैं कि हम माइनॉरिटी को राइट्स देंगे, और आप बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी को राइट्स देंगे। तो माइनॉरिटी कौन सी माइनॉरिटी? क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कर रहे हो? अगर रिलीजियस माइनॉरिटी है तो इसका मतलब हम सेक्युलर नहीं हैं। हम सेक्युलर हैं तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो नहीं सकती। तो ये कंक्लूजन निकल के आया है कि आप देखिए, आप धर्म के आधार पे नहीं, कल्चरल और लिंग्विस्टिक, ये दो तरह की माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बाकी कहीं भी ना माइनॉरिटी शब्द डिफाइंड है और ना रिलीजियस माइनॉरिटी की बात की गई है। ध्यान रखना, बहुत फंसाएगा। जैसे फंसाएगा आपको कि इंडिया एक फेडरल है,
या फेडरल शब्द लिखा हुआ है? कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। यूनियन है बस, संघ है आर्टिकल 1 में, फेडरल शब्द कहीं पे नहीं है, फेडरेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब फिर उसके बाद आर्टिकल 29(2) में बोलता है क्लोज में कि स्टेट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी से भी। मीन्स अगर आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और स्टेट उसको फंडिंग दे रहा है तो आप किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, धर्म के आधार पे, रेस के, कास्ट के, लैंग्वेज के, और किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो चलिए, वो नहीं, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है और ये ज़रूरी भी है। अब आर्टिकल 30 पे आते हैं। आर्टिकल 30 बोलता है कि आपको जो माइनॉरिटी है एक तरह से लिंग्विस्टिक और कल्चरल, तो वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, मीन्स इसकी अगर मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज बताऊं, द वे बाय विच अ माइनॉरिटी ग्रुप कैन प्रिजर्व इट्स कैरेक्टर। मीन्स अगर आप माइनॉरिटी से हो, लिंग्विस्टिक और कल्चरल, और आप अपना कोई एजुकेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसको अपने हिसाब से रन कर सकते हो, ठीक। आप अगर स्टेट से फंडिंग लोगे, राज्य से फंडिंग लोगे, तब फिर आपको थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में जो सरकार बोलती है उस बात को मानना पड़ेगा। तो या तो आप इंटरफेयर कराओ ही मत सरकार से, इंटरफेयर कराओगे तो फिर आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा, ठीक। तो माइनॉरिटी शब्द सिर्फ इस वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है, बाकी और कहीं पे माइनॉरिटी शब्द नहीं है, 29 एंड 30, ठीक। अब इसी से ना एक केस निकल के आता है 1992 का। किसका? सेंट स्टीफन का केस था। क्या था कि सेंट स्टीफन ने ना, मीन्स वो एडमिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो एक केस आया था सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनियन टेरिटरी, बोलेंगे नहीं, वर्सेस दिल्ली बोल लीजिए, दिल्ली 1992 का केस है। तो ये क्या है ना, सपोज ये देखिए क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन स्कूल है, तो ये सारे क्रिश्चियन को ही एक तरह से एडमिशन देगा। लेकिन सरकार ने इस पे एक तरह से, या सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि ऐसे इंस्टीट्यूशन आप 50% तक, सिर्फ 50% तक अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। मीन्स जिस भी पर आप कम्युनिटी को मानते हो या आप उसके लिए रिजर्व करना चाहते हो, सिर्फ 50% सीट कर सकते हो, बाकी नहीं। तो सेंट स्टीफन ऑब्वियसली, अब देखो हम डीयू की कट ऑफ सबसे ज़्यादा इन्हीं कॉलेज की जाती है, सेंट स्टीफन, लेडी श्री राम, LSR, ठीक है, और मिरिंडा हाउस, और क्या बचा आपका, श्री राम कॉलेज, रामजस, यही सब है ना। तो कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम के लिए आपको बस ये 29-30 देखने हैं कि माइनॉरिटी कहाँ लिखा हुआ है, कितने प्रकार की माइनॉरिटी बोला गया है, तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल, दैट्स इट, ठीक है। अब आर्टिकल 31 इसको तो देखिए डिलीट कर दिया गया है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात थी, उसको डिलीट कर दिया गया है, तो ये हट जाता है अपना। हम आते हैं आर्टिकल 32 पे, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मीन्स क्या कि देखिए, अब तक जितने आपने आर्टिकल पढ़े बस ये इतने ही काम के हैं। 14 से लेके एक तरह से 30 तक एग्जैक्ट है। और जैसे हम देख रहे थे कि जैसे आप 1 से लेके हमने 4 देखा, 5 से लेके 11 देखा, तो ये 4th नंबर का तो पार्लियामेंट के पास ही था पूरा। 11 में कि सारी पावर पार्लियामेंट है, वो इसको चेंज कर सकता है। ऐसे ही हम देख रहे हैं हम 12 से 35, तो ये 35 नंबर है, ये पार्लियामेंट के पास ही जाएगा। 35 देखिए, 32 तो ये है, 33, 34, 35, तो हम पहले इनको देख लेते हैं, 33, 34, 35, फिर हम 32 पे, उसको ज़्यादा अच्छे से करना है क्योंकि उसमें रिट वगैरह दी हुई है, ठीक है।
चलिए, तो 35 तो आपको पता है कि सीधा सिंपल सा है कि पार्लियामेंट की बात कर रहा है, पार्लियामेंट पे रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है कि देखिए इन सब के अधिकार एक तरह से पार्लियामेंट के पास है, वो चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। अब 34 में क्या है और 33 में क्या है? 33 बोल रहा है कि देखिए आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सारे में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिनको ये नहीं प्रोवाइड किए गए होंगे। तो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, अब उनके लिए यहाँ बोलने लगो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है, तो जितने जवान हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं भाई, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल पहले एक बीएसएफ के जवान था, उसने जो मैस में खाना मिलता था, वो कितना ख़राब खाना मिलता था, उसको उसने एक तरह से पब्लिकली बोल दिया है ना, वीडियो वगैरह डाल दी थी। तो उसके बाद लोगों के एक तरह से ओपिनियन डिवाइड हो गए कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिवील करना चाहिए। दूसरी तरफ बोलने लगे कि नहीं भाई, आर्मी है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, तो रिवील नहीं करना था, जो भी था इंटरनल कंप्लेन उसको करनी थी। तो आर्टिकल 21 के हिसाब से तो भाई उसने सही बोला, लेकिन जो 33 है वो ये बोलता है कि आर्म्ड फोर्सेस को ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आदमी के साथ लिखा गया है कि डिग्निफाइड आपको बिहेवियर करना है। आर्मी में आप क्या है भाई, किसी को बोल दो कि 40 किलोमीटर हमको दौड़ लगानी है, पनिशमेंट है आपकी 100 किलोमीटर दौड़ लगानी है। तो इस तरीके से तो ना आर्मी में डिसिप्लिन रहेगा, ना आर्मी आर्मी रहेगी। तो आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि इनके लिए इन अधिकारों का वायलेशन किया जा सकता है। 34 क्या है कि जब देखिए देश में मार्शल लॉ लगा हुआ हो, मार्शल लॉ, ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है उन पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, ठीक। और 35 पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। अब बचा अपना क्या, 32। तो आर्टिकल 32 को हम देखते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उपचार एक तरह से कि देखिए जितने आपको अधिकार दिए गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ज़रूरी नहीं ना, क्योंकि ये क्या है, जितने अधिकार दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं, आप सरकार के खिलाफ पहुंच सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो आप वहां पहुंच सकते हो, वो भी तो वहीं लिखा गया होगा ना। तो वो है आर्टिकल 32 में, कि ऐसा नहीं है कि स्टेट आपके साथ मनमानी कुछ भी कर लेगा, ऐसा नहीं होने देंगे। इसमें पहली जो, इसमें 5 प्रकार की रिट की बात की गई है, रिट, ठीक। जो पहली है वो है हबीस कॉर्पस। अब ये क्या ना, लैटिन नेम है, ठीक है, कुछ ग्रीक है, तो अजीब अजीब से रहते हैं, है ना। जैसे कोई पूछ लेगा हमसे क्विड प्रो क्यों, अब भाई सिंपल सा मतलब है कि एक दूसरे को कोई फेवर की कोई बात करना या काम करना, उसको क्विड प्रो क्यों, इतना सब, ठीक है, हबीस कॉर्पस। तो इससे भी पता चलता है कि हमने जो भी चीज़ें कॉपी पेस्ट मारी है एक तरीके से, तो एग्जैक्ट ही कर दी है, उसका थोड़ा बहुत भी इंडिजिनाइजेशन नहीं किया है हमने, है ना। एक बात चलती है ना अभी कोर्ट की, कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी ये मेंस का टॉपिक है, उसका इंडिजिनाइजेशन होना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए। अभी तो एक तरह से टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, बट इशू है उसमें। हबीस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस का मतलब देखिए, हबीस से हैव और बी से बॉडी, कि आपको उसकी बॉडी को लेके आना है, टू हैव बॉडी, टू हैव द बॉडी, कि आपको किसी व्यक्ति को सह शरीर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। कैसे, अब इसको देखते हैं कि देखिए ऐसी ये जो रिट है, सपोज आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपको नहीं, आपने देखी दृश्यम मूवी देखी है, दृश्यम, दृश्यम में वो क्या कर, दृश्यम में कौन सी मूवी है, दृश्यम ही है शायद, है ना। वो सब कुछ मूवी देख देख के सीखता है उसमें, है ना। तो उसमें क्या करता है, हबीस कॉर्पस की वो रिट इशू करता है कोर्ट, और उसमें आपको किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ा है या सरकार ने उसको डिटेन कराया है, तो कोर्ट के सामने उसको आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, राइट का वायलेशन है। तो आप आर्टिकल 32 के तहत या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हो। तो ये जो रिट होती है, ये
किसी भी इंडिविजुअल, यहां से क्वेश्चन पूछता है, और उसके साथ साथ स्टेट, ठीक है, ये दोनों के लिए इशू की जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके साथ अगर इलीगल डिटेंशन हुई है, इलीगल डिटेंशन, ठीक है, या फिर अनलॉफुल तरीके से, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट बोल सकते हैं, कन्फाइनमेंट, आपको गलत तरीके से पकड़ लिया है, तब ये रिट इशू हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या काम कर रही है, आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी, उसको ही तो प्रोटेक्ट कर रही है, पर्सनल लिबर्टी को ये प्रोटेक्ट कर रही है ना। ऐसे तो पुलिस आपको पकड़ के बोल देगी कि देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन है, किसमें, आर्टिकल 20 में, उसके तहत हमने आपको पकड़ा है, पकड़ के जेल में डाल दिया, तो ऐसे तो रखे रहेगी। फिर अलग अलग जैसे UAPA उन एक्ट के थ्रू आपको उसमें डिटेन रखेगी। लेकिन अगर ये रिट इशू करता है कोर्ट, तो आपको भाई उसको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा कोर्ट में, ठीक। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, आप कोर्ट के सामने जाओगे, आपकी एक तरह से जुडिशियल ट्रायल होगा, कोर्ट को लगेगा कि सही है आपकी डिटेंशन तो सही है, गलत है तो आपको वहीं पे छोड़ देगी, ठीक है। सेकंड आता है अपना क्या, मैंडेमस, तो मैंडेमस ऊपर लिख लेते हैं इधर, ठीक है। सेकंड है क्या, मैंडेमस, मैंडेमस, मैंडेमस का अगर लिटरल मीनिंग आपको लिखना है तो कमांड। कोर्ट क्या करता है, कमांड करता है, किसके लिए, कोई भी सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल या सरकार कुछ काम है जो कर रही है, तो उसको मना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को जारी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जारी किसके खिलाफ नहीं कर सकते, जैसे प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट को कोई कमांड थोड़ी ना कर सकता है, गवर्नर है, इनको आप कमांड नहीं कर सकते। आप और हम लोग इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, हमें क्यों कमांड करेंगे, क्योंकि हमारे तो अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट हमारे लिए है, तो जितनी भी रेस्ट्रिक्शन है वो लगभग सारी सरकार के ऊपर लगाई जाएंगी, है ना। दूसरे में बस इतना ही है। बाकी तीसरा आता है इसमें प्रोहिबिशन, मतलब मनाही, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स मना करना। अब इसी के पहले ना एक चौथी रिट है, उसको बोलते हैं सरसरी, सरसरी, इसको सर्टियोरी भी मीन्स अजीब, सटोरी भी, कुछ भी बोल सकते हैं, बट सरसरी ही बोलते हैं इसको। सरसरी का मतलब है सर्टिफाई, सर्टिफाई, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या। तो पहले प्रोहिबिशन समझते हैं। अब कोई लोअर जुडिशरी है ना, ये सपोज लोअर जुडिशरी है, ये किसी केस को देख रही है, ठीक, ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो ये मना कर सकता है कि आपको इस केस को नहीं देखना है, ठीक है, इसको आप ऊपर भेज दीजिए, तो मना करना सीधा सीधा। सरसरी में क्या है, सरसरी भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन अब कोई केस है, सपोज लोअर जुडिशरी है नीचे, इसने इस केस को देख लिया है, देखने के बाद कोई जजमेंट सुनाया, तो ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको नल एंड वॉइड कर सकता है, नल एंड वॉइड। सरसरी प्रोहिबिशन लगभग सेम है, बस ये क्या है, केस से पहले, केस अभी पेंडिंग है, केस पेंडिंग है तब इशू करता है, और ये आफ्टर केस इशू हो जाती है, बस इतना है। तो देखिए मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसरी, हबीस कॉर्पस। अब लास्ट बचता है क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, तो मीन्स क्यों बैठे हो, ऐसे याद रख लो, व्हाट इज योर अथॉरिटी। आपको, आप गवर्नमेंट के किसी पद पे बैठे हुए हो, तो आप किस लिए, मीन्स क्या आप लीगली एलिजिबल हो उस पद के लिए, एलिजिबल हो उस पद के लिए, ठीक है। तो आपसे मीन्स कोर्ट पूछ सकता है, किसी भी पब्लिक ऑफिसर के लिए ये यूज़ होगी, पब्लिक ऑफिसर के लिए, कि आप किस बेसिस पे इस पद पे बैठे हो, ऑन व्हाट अथॉरिटी। तो ये 5 रिट है, एसेंस मैंने आपको बताया, लगभग क्वेश्चन सारे इसी से बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 1 से लेके हमने देखा, पार्ट ए देखा हमने, आर्टिकल 1 to 4, पार्ट सेकंड देखा जिसमें आर्टिकल 5 to 11, पार्ट 3 देखा आर्टिकल 12 to 35,
अब हम पार्ट 4 देखेंगे जिसमें आर्टिकल 36 से लेके 51A तक आएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं DPSP। अब आप ना यहाँ से एक चीज़ तैयार करना, देखिए पहले क्या प्रोवाइड किया, बताया गया है कि भारत, सिर्फ भारत के बाद बताया गया, भारत के बाद बताया गया कि भारत के नागरिकों के अधिकार, और अधिकार के बाद सरकार के जो अधिकार हैं, अधिकार नहीं, सरकार के जो कर्म है वो से क्या करना है, फिर आपकी आएगी इसमें ड्यूटीज़। ठीक है, तो सब कुछ एक क्रोनोलॉजी में चल रहा है। तो आप इंडिया में रहते हो, यहाँ के सिटीजन बन जाते हो, तो आपको कुछ राइट्स मिल जाते हैं और उन राइट्स के बेस पे आप कुछ सर्विसेज क्लेम कर सकते हो जो DPSP में बताई गई हैं कि राज्य सरकार या सरकार आपको प्रोवाइड करेगी, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, है ना, ये सब चीज़ें। और फिर आपको अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है। तो ये आपकी 50% पॉलिटी बनाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये पैरेलल चलेगा, PM, CM। ठीक है, उसके बाद आपका जो पार्लियामेंट है और लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल है। ठीक है, वो सब साथ में चलेगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और आपका जितनी भी ये नेशनल बॉडीज़ हैं और स्टेट बॉडीज़ हैं, पंचायती राज है, इसको पैरेलल देख लेंगे आराम से। तो अभी सबसे पहले हम DPSP देखते हैं कि भाई क्या है DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आप बताइए मुझे। ठीक, कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो रिट है ना, इसके लिए मैंने आपसे बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट हम जा सकते हो। तो क्या दोनों के पास इक्वल पावर है? अब आप बोलोगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा होंगी हाई कोर्ट से, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। हाई कोर्ट के पास रिट के संबंध में ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डील करता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर राइट्स की भी बात करता है। तो ये जो अदर है, इसकी वजह से हाई कोर्ट के पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा हो जाती है। अब आयरलैंड से हमने लिए हैं क्या, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपको याद ही रखने हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसमें काम आएंगे, आपको कंक्लूजन लिखने में, है ना, इवन ऐसे में, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ आप फंसोगे, आपसे सजेशन मांगे जाएंगे, तो आप DPSP लिख के बच सकते हो, है ना। तो DPSP 35 से 51, 35 to 51 पार्ट 4 में है। ये सिंपल सा है और ये बताते हैं एक तरह से पॉलिसी फ्रेमिंग के बारे में बताते हैं कि सरकार को पॉलिसी कैसी बनानी है। तो ये तो चलिए एक नॉर्मल सा है। अब DPSP को एक तो आप सीधे आर्टिकल भाई 35, 36, 37 ऐसे कर सकते हो, लेकिन दूसरा जो वो पूछता भी है और तरीका भी यही है इसको पढ़ने का कि आपको इसको डिवाइड करना है कि कुछ इसमें समाजवादी हैं प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है समाजवादी, कुछ इसमें गांधीनियन प्रिंसिपल है, कुछ लिबरल है ना, उदारवादी हैं। तो आपको इन सबको एज इट इज़ समझना है कि कौन सा किसके बारे में बात करता है। ठीक, अब 35, आर्टिकल 35, 36, 37, ये तो अभी नॉर्मल सी बात करेंगे कि किसके पास क्या है, कैसे एनफोर्समेंट होगा। जो मेन बात आती है निकल के वो 39 से आती है, 39 से। तो चलिए मेन अपने जो आर्टिकल हैं हम पहले उसको देखते हैं, गांधीनियन। तो गांधीनियन आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 47, ऐसे ही आपका आर्टिकल 48 भी आ जाएगा इसमें, 48 और 40, 43, 47, 46 भी इसमें आ जाएगा, 46। ठीक, 48A भी क्योंकि बाद में अमेंडमेंट किया गया है, ये भी इसी में हम रखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल आपके स्पेसिफिक इसमें आते हैं। तो आर्टिकल 40 में है क्या?
40 में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। तो जो लोकल बॉडीज़ की बात की जाती है वो आर्टिकल 40 में अंडर गांधीनियन प्रिंसिपल है। गांधी जी भी वही ग्राम स्वराज अभियान उसकी बात करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वो गांधीनियन प्रिंसिपल में हमने रख दिया। ऐसे ही कॉटेज इंडस्ट्री, जो कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी बात करते थे ना कि प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए, नॉट मास प्रोडक्शन। मीन्स आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, बहुत ज़्यादा लोगों से प्रोडक्शन करवाना है, तभी सबको रोजगार मिलेगा। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे, तो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43 में है, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही 46 में क्या है, 46 में आपका एजुकेशन को प्रमोट करना SC ST और वीकर सेक्शन के लिए, तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर सेक्शंस। तो SC, इसको ST ऐसे लिख देता हूँ मैं, एजुकेशन, इसको प्रमोट करना। ठीक, 47 में क्या आएगा कि भाई आपको कंज्यूम नहीं करना है कुछ भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, ये आपको ड्रिंक नहीं करनी है, सिंपली भाई दारू नहीं पीनी है। ठीक है, ड्रग्स वगैरह अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कैसे काम आएंगे एग्जाम में। 48 में क्या है, 48 में क्या है कि गाय को स्लोटर नहीं करना है, स्लोटर ऑफ काउ, इसको प्रोहिबिट करना है, मनाही है। ठीक है, नहीं करना है इसको। 48 ये बाद में जोड़ा गया। 48A में क्या था भाई, फॉरेस्ट वगैरह था, तो प्राकृतिक प्रेमी तो थे ही ना, तो ये इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए आपको कुछ नहीं पता, अगर वो गांधी जी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे लास्ट अभी पूछा है, कल ही आपका GS 1 में पूछा है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी की भूमिका, ये ट्रांसफॉर्म किया, हाँ ये क्वेश्चन था, गांधी जी ने ट्रांसफॉर्म किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो कैसे ट्रांसफॉर्म किया, तो पहला आप लिख सकते हो कि अपने विचार से, ठीक है, अपनी थॉट से उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। कि देखिए वो डिसेंट्रलाइज मॉडल के फेवर में थे। मुझे कैसे पता चला, ये सामने लिखा हुआ है ना विलेज पंचायत, इसी से सोच लिया। ऐसे ही उनकी जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट थे कि कॉटेज इंडस्ट्री और लघु उद्योग, उस पर उन्होंने बल दिया। वीकर सेक्शन को इन्होंने इंक्लूड किया, यहीं से मैं लिख दूंगा इसको। और एक जो आंदोलन था उसको स्वच्छ बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और एक तरह से फ्रेश एनर्जी डालने के लिए उन्होंने एक अलग रूप से योगदान दिया। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग और ड्रग्स, उसके लिए वो मना करते थे। ठीक है, एनवायरनमेंट को उन्होंने प्रिजर्व करने की बात की गई। मीन्स क्या है कि आपको ट्रांसफॉर्म लिखना था ना, यहाँ से भी आपने लिख दिया। चलिए ये तो अभी कल की बात है, बेवजह के इसको जोड़ा गया मैंने अभी। अब आप समझो, आपसे जब पूछेंगे ना एनवायरनमेंट में कुछ पूछा हुआ है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये सब, तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, कंक्लूजन में कि अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48A सेज दैट प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्स, तो हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स इट, ऐसे कंक्लूड कर दिया है ना। ऐसे ही आया कुछ ड्रग अब्यूज़ पे, तो आप 47 लिख दोगे। SC ST पे आया तो आप सोशल जस्टिस में इससे कंक्लूड कर देना। जब डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज की बात आएगी तो आप आर्टिकल 40 कोट कर देना। इंडस्ट्री की बात आएगी तो कॉटेज इंडस्ट्री, ये तो कंक्लूजन आपको नहीं भी आते ना, ये आपका कंक्लूजन रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक सरकारी विभाग में आप जाना चाह रहे हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सरकार का विज़न पता होना चाहिए। सरकार का जो विज़न है वो पता होना चाहिए। और विज़न ऐसा नहीं जो प्रेजेंट सरकार है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हर सरकार लगभग चाहे कैसी भी सरकार हो उसको फॉलो करने की कोशिश करती ही है। तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल को आप कोट कर दो, आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। एग्जामिनर ना नंबर काटेगा और एक पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा कि ये एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी थ्योरी के साथ साथ ये उसका फिलोसफिकल बेसिस और जो फाउंडेशन है उसको समझता है ना। सपोज पूछा आपसे, सपोज इंडस्ट्री के ऊपर पूछा, MSME के ऊपर, ठीक है, तो MSME आपने लिखा सब कुछ कि सरकार बढ़ावा दे रही है, ये इनिशिएटिव लिए है, ठीक है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लोन्स की सुविधा है, ठीक है,
मुद्रा लोन, ये सब दिया। और लास्ट में आपने इसको कंक्लूजन दिया कॉटेज इंडस्ट्री से कि अंडर आर्टिकल 43 इसकी बात की गई है। तो आपको पता चलेगा कि यार ठीक है, इसने इंट्रोडक्शन दिया, अच्छे पॉइंट्स लिखे, सरकार की स्कीम लिखी और सरकार किस बेस पे इस काम को कर रही है, डीपीएसपी से कनेक्ट किया, तो वो एक अच्छा कंक्लूजन है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, जो प्री के लिए पढ़ा है उसको सही तरीके से बस यूज़ करना है। तो अब आपके दिमाग में देखिए क्वेश्चन होते हैं, तो कंक्लूजन की टेंशन ख़त्म। आप 6 से 7 क्वेश्चन भी इनके थ्रू या फिर अलग तरीके से ऐसे ही इन आर्टिकल से कंक्लूड कर सकते हो। ठीक, तो आपकी कंक्लूजन की टेंशन गई। इंट्रोडक्शन लगभग जो पूछता है उसके बारे में फिक्स ही रहता है, आपको रट के पहले ही जाना पड़ेगा। पॉइंट्स ही तो बचे हैं आपके, पॉइंट्स हम देख लेंगे कैसे करने हैं। ठीक, चलिए अब वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये जो लिबरल प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं इसमें। तो एक तो आ जाता है ये 48A ना, ये वाला फॉरेस्ट वाला, ये लिबरल में भी आ जाएगा, गांधीनियन में भी आ जाएगा। इसमें क्या है भाई, आपको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, ऐसे ही फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की। ये एक्चुअल में ए है ना, तो ये ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया? ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में। तो कभी आपसे पूछ लेगा ये आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया, तो 48A। तो ये लिबरल में आएगा, क्योंकि लिबरल क्या है कि भाई एनवायरनमेंट, प्राकृतिक प्रेमी, सब चीज़ों को वो इंक्लूड करना चाहते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 49 क्या कहता है कि जो मोन्यूमेंट्स हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उनको। तो जैसे ताजमहल है, ताज है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। अब ताज का क्या हो रहा था, डीकोलराइजेशन हो रहा था। मतलब क्या है कि देखिए ताज क्या है, मार्बल से बना हुआ है। एक सेकेंड, ताजमहल बनाइए, ठीक है, ऐसे ही तो बनता है ना ताजमहल। ये है, आपको ये बनाना सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि जब मुग़ल आर्किटेक्चर में आप कोट करोगे ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आप अगर इसको ड्रॉ करते हो तो। मुग़ल आर्किटेक्चर इसी से बढ़िया से आप रिफ्लेक्ट करके पूरा बता सकते हो कि क्या आर्किटेक्चर है। उसमें पित्रा दुर्रा टेक्निक यूज़ होती है, 4 बाग स्टाइल फॉलो होता है ना, कुछ इस तरीके से ही है। तो हो क्या रहा था इसका ना, है तो ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, लेकिन इसका कलर पीला पड़ रहा था, ये पीला होने लगा था धीरे 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 धीरे। तो पीला, फिर पता लगा कि भाई पीला क्यों हो रहा है। तो पास में मथुरा में एक रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो उससे जो पोल्यूशन होता है, आसपास से पोल्यूशन होगा, तो उससे यहाँ पे ये कण वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब जब बारिश होगी तो वो नीचे जब आएंगे तो इसको एक तरह से वो पीला कर रहे थे। तो फिर जो ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया, TTZ, ताज ट्रेपेजियम जोन, कि इसके इतने किलोमीटर तक कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी, उस रिफाइनरी को भी कंट्रोल किया गया। तो हमें मोन्यूमेंट्स था नेशनल इंपॉर्टेंस का, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 ये क्या बोलता है? आर्टिकल 50 भी यही बोलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन पावर में तीनों चीज़ नहीं, सिर्फ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इनमें सेपरेशन होना चाहिए। पार्लियामेंट्री जुडी सेपरेशन की वो बात नहीं करता। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव में कौन है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जुडिशरी में कौन है, जज साहब हैं भी। तो इन दोनों में एक तरह से सेपरेशन होना चाहिए। अब ये कब क्वेश्चन हुआ? असल में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जब महाराष्ट्र में चुनाव था, तो उस टाइम पे CGI कौन थे? DY चंद्रचूड़। उनके घर पे गणपति विसर्जन के टाइम पे या गणपति पूजा के टाइम पे वो चले गए थे, फ़ोटो आया पब्लिकली। तो लोगों ने काफ़ी बोला कि भाई भले ही आप चले जाओ, लेकिन उसको पब्लिक मत करो, क्योंकि उससे क्या है ना, जो एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, वो ब्लर होता है, लोगों में ट्रस्ट नहीं रहेगा। क्यों? अभी आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, ठीक, तो आप कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो, ठीक। अब आपकी लड़ाई किससे है, किसने वायलेट किया है? भाई
सरकार से ही तो होगी, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है इसके खिलाफ, चलिए फैसला ही सुना देता है। लेकिन आपको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट और यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स जो एग्जीक्यूटिव है ये दोनों एक ही हैं या एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो आपका ट्रस्ट थोड़ा सा हिलेगा ना। तो उसी वजह से बोलते हैं कि ये साथ में नहीं आनी चाहिए, आर्टिकल 50। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई होना भी चाहिए, भाई जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, कि सरकार का ऑर्गन तो यही होते हैं ना भाई, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीन मिलके ही तो सरकार बनाते हैं। इन तीनों में अगर समन्वय नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो सबकी देखिए अपनी अपनी राय है, कोई एक इस पे आम सहमति नहीं है, क्योंकि अब क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है चीज़ें। आप इस साइड हो मीन्स इनके फेवर की बात कर रहे हो तो फिर आप इस साइड बैठ जाते हो, आप इनके फेवर की बात कर रहे हो तो आप इस साइड पे बैठ जाते हो। कोई आदमी न्यूट्रल अगर रहना चाहे तो न्यूट्रल हो नहीं सकता, क्योंकि 10 न्यूज़ आई, 10 काम में से 6 सरकार ने अच्छे किए, हम इधर चले गए 60% हमने तारीफ़ की, तो 4 बुराई की तो हम 40% इधर गए, हमने बुराई की उसकी। तो लोग मान लेंगे कि नहीं नहीं ये बुराई करता है लेकिन ज़्यादातर तो सरकार की तारीफ़ ही करता है, तो ये सरकार की तरफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे डिवाइडेड सी हैं। ऐसे ही आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 इसमें क्या इंटरनेशनल पीस की बात करता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी इसको बढ़ाना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम यूसीसी डाल सकते हैं, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उत्तराखंड में लागू हुई है थोड़े टाइम पहले। तो लिबरल कॉन्सेप्ट है, लिबरल कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई सबको एक तरह से यूनिफॉर्मिटी हमें रखनी है और समान रूप से सबको ट्रीट करना है। चलिए अब आते हैं अपने सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, तो समाजवादी। तो समाजवादी इधर आ जाएंगे ना, चलिए इधर कोशिश करते हैं ये आ जाए। ठीक, चलिए तो देखिए आर्टिकल 39 क्या कहता है कि जो सरकार है उसको अपनी पॉलिसी ऐसे बनानी पड़ेगी कि वो एक तरह से जो उसकी ओनरशिप है और कंट्रोल है नेचुरल रिसोर्स पे, वो कॉमन गोल को फुलफिल करे। मीन्स गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट इट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टू सबसर्व कॉमन गोल, कॉमन गोल जो एक सामान्य गोल है उसको फुलफिल करे। ठीक है, ऐसे ही फिर आ जाएगा अपना आर्टिकल 39 ए आएगा। ए में एड की बात आएगी। एड क्या है? फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक, अब ए के बाद क्या आएगा? बी। तो बी में लगभग इसी के पैरेलल बात बोली गई है 39 बी में, कि जो ओनरशिप है 39 बी की ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो सरकार के हाथ में होना चाहिए ताकि वो इस कॉमन गोल को फुलफिल कर सके। ऐसे आएगा 39 सी। सी में क्या बोलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यूअर हैंड में नहीं होना चाहिए। मीन्स कुछ चंद लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। जैसे आज हो रखा है 1% लोगों के पास 40% से ज़्यादा वेल्थ है, तो ये इसके लिए मना किया गया था, बट हो रहा है। सी, तो सी से आप कंसंट्रेशन ऐसे याद रख लेना। ए से एड याद हो जाएगा। बी चलिए इतना नहीं पूछता, ठीक है। ए बी सी, अब क्या है 39 डी। डी, डी में क्या बोल रहा है? डी में बोल रहा है एक तरह से कि इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन। जैसे मैन इज इक्वल टू वीमेन, इनके लिए इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल पे। ठीक, तो मैन वुमेन इक्वल पे डी। बस ए बी सी डी ये याद रख लेना। अब चलते हैं हम बाकी के आर्टिकल पे। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद बोल रहा है आर्टिकल 41 में, 41 ये किस लिए है कि आप अगर ओल्ड एज में हो, ठीक है,
कोई बीमारी है, सिकनेस है, ठीक है, कोई डिसेबिलिटी है, इवन आप बोलो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो आपको सरकार आपको मदद देगी, है ना, असिस्टेंस देगी, इवन एजुकेशन भी देगी इन केस ऑफ दिस। अब आप देखो सरकार ने क्या दिया नहीं है ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज पेंशन स्कीम नहीं चलती, पीएम वय वंदना योजना, इसके लिए सिकनेस के लिए सरकार में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या आपको छुट्टी नहीं देती, सिकनेस लीव नहीं मिलती, एसएल। डिसेबिलिटी, किसी को डिसेबिलिटी हो जाए, कोई आर्म फोर्सेस में है, उसको डिसेबिलिटी सपोज हो जाती है, गोली वोली लग जाती है, तो आपको उसमें भी रिलीफ देती है। बेरोज़गारी में बेरोज़गारी भत्ता, तो वो क्या है, यही है। तो यही तो काम करती है सरकार, और इस काम के लिए बोला भी गया है ना। ऐसे ही आर्टिकल 42 आएगा, 42 में आएगा कि जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क, ठीक है, मीन्स जस्ट एंड ह्यूमन, कि एक मानवीय, जस्ट एंड न्यायपूर्ण और मानवीय कंडीशन आपको देनी है, कंडीशन फॉर वर्क। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए ही है, हम जो मैटरनिटी रिलीफ है, मैटरनिटी रिलीफ है भाई, 26 वीक छुट्टी देते हैं, तो वो इसीलिए तो है। ऐसे ही लिविंग वेजेस की भी बात चलती है इसमें 42 में, निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस तो सरकार फिक्स भी करती है, जैसे मनरेगा में ही है, तो उसमें अलग अलग वेजेस हैं, और नॉर्मल वेजेस भी, वेजेस एक्ट है एक 1972 का, उसके थ्रू फिक्स करती ही है। तो ये काम भी सरकार करती ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काम तो सारे यहीं से इंस्पायर्ड है ना, हालांकि उसके मोड चेंज हो जाते हैं, काम तो सारे यही है। अब 43 में 43 की बात करते हैं, 43 किसी और में भी था क्या, हाँ इसमें था ना, कॉटेज इंडस्ट्री। 43A ये अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया। अमेंडमेंट कब किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो 43A ये जोड़ा गया। इसमें बोला है कि जो इंडस्ट्री है, मीन्स एग्जैक्ट यहाँ पे याद रखो, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री मीन्स उद्योग के मैनेजमेंट में जो वर्कर है उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। जैसे अब क्या है, एक कमेटी बन जाती है ना, इनका एक ग्रुप बन जाता है, अब उसमें जितनी लेबर है उन सबका एक हेड आएगा, वो हेड भी जब मीटिंग होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सारे लेबर को तो आप नहीं भेज सकते, लेकिन एक उसका हेड चुन के भेज सकते हो। ऐसे ही 43B, तो ये भी बी अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा, लेकिन इस बी का अमेंडमेंट कौन सा है, 92nd अमेंडमेंट है, 97th अमेंडमेंट है 2001 में, 11 में, सॉरी 2011 में। इसमें क्या था, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ऐसे ही आप एक और है अपना आर्टिकल 45, इसमें कि आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करनी है, मीन्स 6 साल से बच्चे की एज अगर कम है तो आपको उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल है। अब आपको क्या करना है, ये मैंने आपको तीनों में डिवाइड करके बताया। आपको अब क्या करना है, आर्टिकल 39 से लेके 39, 40, 41, 42, 43 इस तरीके से इसको रीअरेंज करना है। याद ऐसे करना है, लेकिन आपको रिवाइज फिर इस तरीके से करना है। तो क्या है, आपके सारे आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं सारे इसमें हो गए क्या। देखिए 39 तो ये है, 40, 41, 42, 43 ये है ना, 44 यूसीसी कहाँ है, 44 ये है, 44, 45 ये है, 46 ये वाला है, 47, 48, 49, 50, 51 और बाद में 51A वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। तो ये सारे आपके आर्टिकल हुए, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, आप सरकार की कोई सी भी पॉलिसी देखो, वो यहाँ से इंस्पायर्ड होगी। आप स्कीम उठा के देख लो कोई भी,
ये सब पे आपको लगेगा कि सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। करें एक एक्सरसाइज ऐसी, कभी आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आएगा ना तो वो काम देगी। चलिए, मैं भी अभी सोचता हूँ ऐसा क्या काम है। देखिए, विलेज पंचायत के लिए आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया सरकार ने, है ना, 73वां संशोधन किया है ना, उसमें क्या है, पंचायती राज की बात की गई। तो ये तो आपका देखिए काम पूरा हो गया। कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई की पॉलिसी लेके आती है, बहुत सारी स्कीम लेके आती है, इस पे भी काम चल रहा है। SC ST को क्या रिजर्वेशन नहीं, आपको कोचिंग वगैरह में भी रिजर्वेशन, इवन फ्री कोचिंग ये सब प्रोवाइड करती हैं, तो ये वाला भी फुलफिल हो रहा है। ड्रिंक एंड ड्रग, तो कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग बैन है, ड्रग तो पूर्णतः से बैन है, लेकिन इस पे अभी पूरे तरीके से काम नहीं हुआ है। स्लोटर हाउस ये अभी भी चल रहे हैं, ऑल्दो मना किया जाता है बट ये अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, ये अभी भी बंद नहीं हुए हैं। 48A फॉरेस्ट के लिए तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, FRA, ये इस पे काम हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम टिक कर देते हैं। ये 2 काम हैं जो नहीं हुए अभी इसमें। अब इसमें आते हैं, सरकार ने, और चलिए, सरकार ने क्या कॉमन गोल को फुलफिल करने के लिए, हाँ एक गोल है सरकार का कि भाई हमें इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करनी है, तो उसके लिए काम करती है। फ्री लीगल एड आपको प्रोवाइड की जाती है, हाँ मिलता है एक लॉयर। ऐसे ही जो कंट्रोल है और ओनरशिप है वो सरकार के हाथ में है सारे रिसोर्सेज की। अब सबके हाथ में नहीं है, क्योंकि अब इसमें क्या है ना, एक तरह से मार्केट इकोनॉमी एंटर कर गई है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड, इसको सरकार नहीं रोक पाई है, ये अभी भी कुछ लोगों के हाथ में है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी नहीं है। मैन और वीमेन के साथ अलग अलग वेजेस की प्रॉब्लम आज भी आती है, ये तो काम कर ही दिया है। ह्यूमन कंडीशन, हाँ ठीक है, हेलमेट वगैरह लगाओ, सी बॉक्स, ये सब रखते हैं मैच्योरिटी, मनरेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, ये भी हो रहा है। और प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ कोऑपरेटिव FPOs की जो बात चल रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कोऑपरेटिव चल रही हैं, तो इस पर भी काम हुआ है। 6 साल से कम बच्चों के लिए आशा, ठीक है, आशा बोलते हैं क्या, ANM नहीं, ANM भी नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, आंगनबाड़ी सॉरी, आंगनबाड़ी, तो उनके थ्रू हेल्प प्रोवाइड की जाती है, तो ये काम भी हुआ है। तो देखिए, सोशलिस्ट में ये 3 काम हैं जो नहीं हुए हैं, यहाँ पे 2 नहीं हुए हैं। इधर लिबरल प्रिंसिपल में देखें कुछ रह तो नहीं गया। लिबरल में देखिए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन तो हमने की है, तो इसको तो हम बोल सकते हैं ये काम चल रहा है, सही चल रहा है। इस पे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाँ भाई प्रोटेक्शन तो है। ऐसे ही सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ इसमें भी हम बोल सकते हैं कि काम ठीक ठाक ही है, अलग ही रहते हैं। इंटरनेशनल पीस को हम प्रमोट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। UCC हम लागू कर रहे हैं, तो यहाँ तो काम सही है। इधर 2 रह रहे हैं, इधर ये है, ठीक है, तो बाकी सब ठीक है। चलिए, ये अपने सारे आर्टिकल होते हैं, यहाँ से DPSP सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बचती है। तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ना, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देख लेते हैं। ड्यूटीज़ देखिए, आर्टिकल 51A में है, ठीक है, इस पर मार्किंग नहीं हो पाएगी। 51A में है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमें डिसिप्लिन प्रमोट करना है, जो राष्ट्रवाद है, पेट्रोटिज्म है, देशभक्ति है, सोशल हार्मनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है या प्रमोट करना है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उनकी अध्यक्षता में एक इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी 1976 में, ठीक है, और उससे पहले थोड़ा इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है, पार्ट 4A है ना, पार्ट 4 में क्या है, DPSP, और इसमें ही एक लास्ट का आर्टिकल है 51, उसमें हमने A ऐड किया है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें है। और बाकी इसमें देखिए लगभग कितनी थी, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी इन्होंने बोला था, फिर एक हमने जोड़ी कब, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। क्या था इसमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ठीक है, तो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है। अब यहाँ पे नेशनल सॉन्ग नहीं है, वो क्या करेगा आपसे, आप फ्लो में पढ़ जाओगे कि नेशनल फ्लैग झंडा है और एंथम है, राष्ट्रीय गान नहीं है। तो राष्ट्रीय गान कहीं पे पूछेगा तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है।
तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, चलिए ठीक है। दूसरे में बोल रहा है कि जो नोबल आइडियाज़ थे, जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया, हमें उसको एक तरह से एंजॉय करना है, चेयर्स करना है, ठीक। फिर बोलता है, तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमें प्रोटेक्ट करनी है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कर लेंगे। डिफेंड द कंट्री, फोर्थ में डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। मीन्स अगर देश संकट में है और आपको बुलाया जाए तो आपको अपनी कंट्री की रक्षा करनी है। जैसे आज ईरान के टाइम में, इवन इज़राइल में भी, अगर वहाँ पे इमरजेंसी है, वहाँ उनके सैनिक उतने नहीं हैं, तो वो बोल सकते हैं कि भैया आओ सब लोग और डिफेंड करो अपने देश को, ठीक है। और फिफ्थ है अपनी क्या, प्रमोट करनी है हमें हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। वो धर्म, भाषा, जो रीजनल डाइवर्सिटी है, उन सब से ऊपर उठ के, और जो महिलाएं हैं उनकी जो डिग्निटी है, गरिमा है, उसको हमें बना के रखना है। कुछ भी डेरोगेटरी ऐसा नहीं करना है। तो जैसे डेरोगेटरी प्रैक्टिस बाई डाउरी, दहेज मांगना एक डेरोगेटरी प्रैक्टिस है, हमें उसको छोड़ना है, ठीक। ये हमारा कर्तव्य है। ऑल दो एक्ट भी है, नहीं छोड़ोगे तो सरकार छुड़वा देगी, बट ये छोड़ना चाहिए। ऐसी है सिक्स्थ, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया कंपोजिट कल्चर। जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, हमें उसको वैल्यू देनी है और उसको बना के रखना है। सेवेंथ है नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, और हमें इन पे दया, करुणा भाव रखना है, ठीक। एट्थ में है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज़म, इंक्वायरी, ये सब बचानी है। ऐसा नहीं कि हम अंधविश्वास में लगे रहें। नाइन्थ में है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमें उसको ख़राब नहीं करना है, हिंसा से बचना है। टेंथ है कि हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, और जो हमारे कलेक्टिव एक्शन है, उससे हमारा जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो रेज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। हम कोई ओलंपिक में मेडल जीत के आते तो उससे राष्ट्र का एक तरह से सम्मान होता है। और 11वें में है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। अब ये क्या है ना, आप इसको एनफोर्स तो करा नहीं सकते हो, ना ही आप, अगर ऐसा नहीं है कि आप वायलेंस करते हो तो सरकार पहुंच जाएगी कोर्ट में कि देखिए इसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानी, तो वो नहीं होता है। ये एनफोर्स तो हो नहीं सकते, और ना ही जस्टिफिएबल है ना। ना ही ये, ऐसा नहीं है कि आप, ना ही जस्टिकेबल है। तो आप इनके लिए कोर्ट में भी, मीन्स सरकार कोर्ट में भी नहीं जा सकती है कि देखिए ये लोग हैं और ये सब नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपका 51A तक। डीप, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आपको बाय हार्ट करनी है, रटनी है आपको, ठीक है। क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है, पूछेगा और नहीं पूछेगा तो आपको मेंस में आपको इसमें लिखना है। सपोज इथिक्स के पेपर में कंपैशन की बात आएगी तो कंपैशन टुवर्ड लिविंग क्रिएचर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ऐसे आप लिख सकते हो। डेरोगेटरी प्रैक्टिस हमें छोड़नी है वीमेन की। अगर डाउरी पे कुछ पूछा या वीमेन एम्पावरमेंट पे पूछा तो हम एज ए सिटीजन, ये हमारी भी ड्यूटी है कि भाई डेरोगेटरी प्रैक्टिस जैसे डाउरी, ये सब हमें छोड़ना है। इसको भी आप लिख सकते हो। तो ये अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक होता है। ये आपके लिए होमवर्क समझना। आपको क्या करना है, मैं आपको देखिए आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल मीन्स पार्ट 1 में, देखिए पार्ट 1 आपको पता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं डिस्कस करूँगा इसके आंसर, बट आपको अभी कुछ देखना नहीं है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इसके आंसर अटेम्प्ट करने हैं। कोशिश करना आप पहले खुद से लिखो, खुद के बाद उसको सही पे सर्च कर लेना, उसके बाद ही फिर से आप एक बार लिख के उसको देखना है आपको ने। पार्ट 1 में देखिए क्या था, इंडिया इज, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म इज टिल्टेड
टुवर्ड्स यूनियन। मीन्स हमारा जो फेडरल सिस्टम है कि सेंटर और स्टेट, उसमें जो सिस्टम है वो थोड़ा सा यूनियन या केंद्र की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। आपको इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। मतलब क्या है कि पहले आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं कि हाँ भाई ये लगता तो है आर्टिकल 1 में है, कुछ प्रोविज़न है, इस तरीके से। आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको भी। फिर इसको निगेटिवली आपने लिखना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, राज्यों के पास भी शक्ति है, राज्य ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। फिर कंक्लूजन। पहला क्वेश्चन हुआ तैयार। अब पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। यहाँ से तो ऐसा कोई मेंस में क्वेश्चन बनता नहीं है अनलेस कि वो टॉपिक न्यूज़ में हो, जैसे एनपीआर, ठीक है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या एनआरसी। तो ये तो न्यूज़ के टॉपिक हैं, ये अभी इतने रिलेवेंट नहीं है। ऐसे आता है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपको लिखना है आर्टिकल 19 में हमारे पास कौन कौन सी फ्रीडम है और उस पर क्या रेस्ट्रिक्शन है ना। तो क्वेश्चन वो ऐसा फ्रेम कर देगा कि आर्टिकल 19 प्रोवाइड फ्रीडम बट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। कमेंट, आपको कमेंट करना है इस पर, तो वो अटेम्प्ट करना है आपको। और क्या अटेम्प्ट करना है? आर्टिकल 21 प्रोवाइड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या है? तो इसकी एक टेबल बना के ज़रूर लिखना आप, क्या इसमें डिफरेंस है। मैं कराऊंगा अभी इनको, ठीक है। ये आपके सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत से लिख लेना, लेकिन बुक रेफ़र करना। आप ऑनलाइन सोर्स गूगल, वहाँ पे तो आपको रेडीमेड आंसर मिल जाएगा। उससे क्या है ना, आपका दिमाग वैसे काम नहीं करेगा। आपको खुद सोचना है, बुक पढ़नी है और उसके बाद इसको लिख के देखना है। बाद में मैं सॉल्यूशन इसका कराऊंगा तो आपको इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंस। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे डीपीएसपी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बारे में भी लिख लेना, कितने प्रकार की ड्यूटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं और इसका रोल क्या है, रोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक, या इम्पोर्टेंस। तो ये आपको 1 2 3 4 5 है ना, 5 6, ये 4 5 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके देखने हैं। पढ़ो पहले, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको अभी, क्योंकि फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको सारे आर्टिकल रिवाइज करने हैं, ठीक। रिवाइज करने के बाद मैं आज आपको टाइम दे रहा हूँ, आप रिवाइज करो इन क्वेश्चन को, फिर अटैम्प्ट करना। फिर हम ये क्वेश्चन देखेंगे और जो प्री के आपके क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं उसको देखेंगे। चलिए, वीडियो कैसी लगी हम बता सकते हैं। थैंक यू।